गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है इंश्योरेंस सेक्टर इन इंडिया। ये टॉपिक गवर्नेंस केयर इकोनॉमी दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो IRDAI ने एज लिमिट जो होती थी उसको रिमूव कर दिया है हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ परचेज़ करने के लिए। तो अभी तक जो है सिर्फ 65 साल तक के लोग जो है वो इंश्योरेंस हेल्थ इंश्योरेंस परचेज़ कर सकते थे, लेकिन जो है सीनियर सिटीजन्स जो है वो नहीं कर सकते थे, जबकि उनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है इसकी, है ना। तो अब जो है ये पॉलिसी बेनिफिट्स अब एल्डरली के लिए भी जो है अवेलेबल किए जा सकेंगे। और हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइडर्स को कहा गया है कि स्पेशलाइज्ड पॉलिसीज़ बनाई जाएँ सीनियर सिटीजन्स के लिए। टेलर्ड प्रोडक्ट्स भी बनाए जा सकते हैं ताकि स्पेसिफिक एज रिलेटेड रिक्वायरमेंट्स को भी जो है वो देखा जा सके। तो अब हम देखें कि इंश्योरेंस सेक्टर जो है वो कैसा है इंडिया में। तो इंडिया जो है वो फिफ्थ लार्जेस्ट लाइफ इंश्योरेंस मार्केट है वर्ल्ड के एमर्जिंग इंश्योरेंस मार्केट्स में। 32 से 34% ग्रो हो रही है हर साल। इंश्योरेंस इंडस्ट्री इंडिया में जो है उसमें 57 इंश्योरेंस कंपनीज़ है। सबसे जो बड़ी है ऑफ कोर्स जो पब्लिक सेक्टर कंपनी वो है LIC। IRDAI जो है वो रेगुलेटरी बॉडी है जो कि इंश्योरेंस सेक्टर को देखता है, ठीक है। तो ये इंश्योर करता है कि इंश्योरेंस कंपनीज जो है वो रेगुलेशंस पॉलिसी होल्डर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर रही हैं, स्टेबिलिटी जो इंश्योरेंस मार्केट की है उसको मेंटेन कर रही हैं कि नहीं, ठीक है। लेकिन चैलेंजेस क्या हैं इंश्योरेंस सेक्टर के? इंश्योरेंस पेनिट्रेशन सिर्फ 4% है हमारी पॉपुलेशन में। लिमिटेड एक्सेस है इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स का रूरल एरियाज़ में और रिमोट एरियाज़ में। स्ट्रिंजेंट रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स की वजह से इनोवेशन का बैरियर आ जाता है, ठीक है। मिस सेलिंग और फ्रॉड हो रहा है जो है प्रोडक्ट्स बेचने में। न्यू टेक्नोलॉजीज़ और डिजिटल प्लेटफॉर्म को जो है यूज़ करना और उसको इन्हेंस करना जो है वो ट्रेडिशनल इंश्योरेंस कंपनीज़ के लिए, खासकर पब्लिक सेक्टर कंपनीज़ के लिए एक चैलेंज बनता जा रहा है। फिर प्राइसिंग रिस्क्स भी बहुत ज़्यादा हैं, मतलब मिस प्राइसिंग हो सकती है रिस्क की, उससे प्रॉफिटेबिलिटी जो है कंपनी की ख़राब हो सकती है। न्यू प्लेयर्स जो हैं डोमेस्टिक और फॉरेन आते जा रहे हैं, तो ये पूरा का पूरा लैंडस्केप भी कॉम्पिटिटिव होता जा रहा है। हेल्थ केयर की कॉस्ट जो है वो बढ़ती जा रही है लाइफस्टाइल डिसीज़ की वजह से, जो है ऑफ कोर्स इसी वजह से हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइडर्स को क्लेम्स मैनेज करने में और प्रॉफिटेबिलिटी मेंटेन करने में दिक्कत हो रही है। बाकी के भी कुछ और फैक्टर्स हैं जैसे इकोनॉमिक डाउनटर्न, इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट फ्लक्चुएशंस, इससे जो है पॉलिसी होल्डर के ऑब्लिगेशंस मीट करने में कंपनीज़ को दिक्कत होती है। तो कस्टमाइज्ड और इनोवेटिव इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स जो है बनाना जो है डाइवर्स नीड्स ऑफ कंज्यूमर्स के लिए, वो भी एक कॉन्टिन्यूस चैलेंज है इंश्योरर्स के लिए। तो अगर हम देखें इंडिया में FDI जो है वो 54,000 करोड़ आई है पिछले 9 ईयर्स में इंश्योरेंस सेक्टर में। गवर्नमेंट ने 2021 में 74% FDI जो है वो अप्रूव कर दिया था इंश्योरेंस सेक्टर में कि आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, हाउ टू डील विद प्लास्टिक पोल्यूशन। एनवायरनमेंट के टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो टोरंटो में अभी वीक लॉन्ग नेगोशिएशन स्टार्ट होने वाले हैं प्लास्टिक पोल्यूशन को एलिमिनेट करने के लिए। तो इंडिया ने अपना स्टैंड क्लियर किया है कि वो आउटराइट एलिमिनेशन ऑफ सिंगल या यूज़ प्लास्टिक के फेवर में नहीं है, बल्कि उसको रेगुलेट करने के फेवर में है। 2022 में प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स जो है वो इंडिया में जो है वो आए और 19 कैटेगरीज ऑफ सिंगल यूज़ प्लास्टिक को हमने बैन कर दिया। तो इसमें डिस्पोजेबल गुड्स जो कि प्लास्टिक से बने होते हैं, जनरली यूज़ एंड थ्रो होते हैं, उनको बैन किया गया सिंगल यूज़, जैसे प्लास्टिक कप्स, स्पून्स, ईयरबड्स, डेकोरेटिव थर्मोकोल, रैपिंग या पैकेजिंग फिल्म जो स्वीट बॉक्सेस को कवर करने में या सिगरेट पैकेट्स को कवर करने में यूज़ की जाती है, प्लास्टिक कटलरी। अब लेकिन इसमें जो है प्लास्टिक बॉटल्स को इंक्लूड नहीं किया गया, ठीक है। तो इसके पीछे रैशनली क्या था कि कुछ टाइप ऑफ प्लास्टिक को तो आप बैन कर रहे हो, कुछ को नहीं कर रहे हो। तो एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई गई थी सिंगल यूज़ प्लास्टिक्स के द्वारा को बैन करने के लिए, डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल्स द्वारा। तो इसमें जो है अलग अलग स्कोर दिए गए डिफरेंट प्लास्टिक गुड्स को। अब एंड में देखा गया तो सिर्फ 11% सिंगल यूज़ प्लास्टिक प्रोडक्ट्स को ही इंडिया में बैन किया गया, ठीक है। वो बैन भी जो है वो यूनिफॉर्मली एनफोर्स नहीं किया जाता। आप आस-पास देखोगे तो आपको मिल जाते हैं सिंगल यूज़ प्लास्टिक प्रोडक्ट्स भी। तो ग्लोबल एफर्ट्स क्या रहे हैं एलिमिनेट करने के लिए प्लास्टिक पोल्यूशन को? तो 99% जो प्लास्टिक है वो पॉलीमर से बनता है, जो कि आपके क्रूड ऑयल या नेचुरल गैस से बनते हैं।
प्लास्टिक प्रोडक्शन जो है वो पिछले 20 साल में डबल हो चुकी है। 3.4% ऑफ टोटल ग्रीन हाउस गैस एमिशंस के लिए जो है वो रिस्पॉन्सिबल है। यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट असेंबली ने एक रेजोल्यूशन भी पास किया इन एंड प्लास्टिक पोल्यूशन इन 2022, जिसमें कि एक इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएटिंग कमेटी बनाई गई और कहा गया कि डेवलप करो एक लीगली बाइंडिंग इंस्ट्रूमेंट, एक ग्लोबल ट्रीटी जो कि गवर्न करेगी इस प्लास्टिक प्रोडक्शन को अक्रॉस ऑल नेशंस। लेकिन 3 राउंड्स ऑफ एक्सटेंसिव डिस्कशंस के बाद भी जो है कोई एग्रीमेंट अभी तक नहीं हुआ है। तो अब जो टोरंटो मीटिंग है उस पर क्या एजेंडा है, तो प्रॉब्लमेटिक और अवॉइडेबल प्लास्टिक प्रोडक्ट्स को जो कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक्स भी हैं उनको आइडेंटिफाई करने का जो है वो मोटिव है। तो इसमें ये सिमिलर है उन प्लास्टिक्स को बैन करने का जो कि 16 अदर इश्यूज़ जो पॉलीमर्स को बेसिकली बैन करने का के ऊपर एक पोजीशंस ली जा रही है। तो एम क्या है इसमें नेगोशिएटिंग कंट्रीज़ का कि इन प्रोडक्ट्स को रिमूव किया जाए मार्केट से, प्रोडक्शन को रिड्यूस किया जाए और प्रॉब्लमेटिक आइटम्स को रीडिज़ाइन किया जाए और सेफ प्रोडक्ट डिज़ाइन किया जाए। ठीक है, तो एक एनालिसिस जो है किया गया है CSC द्वारा, तो उसमें देखा गया है कि लगभग सभी ऑयल, गैस और प्लास्टिक प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ जो हैं वो प्राइमरी या वर्जिन प्लास्टिक को रिड्यूस नहीं करना चाहती हैं, और ये ट्रीटी जो है वो यही चाह रहे हैं सब कि इसको सिर्फ प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट तक ही रखें, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट तक ही रखें। तो कुछ मेंबर स्टेट्स जो हैं वो इस प्रोविजंस को तो बल्कि वीक करने में लगे हैं, जैसे कि EU कह रहे हैं कि मेकिंग और सेलिंग ऑफ जो है प्लास्टिक को कुछ कंट्रीज़ जो है वो रिड्यूस करें या रिस्ट्रिक्ट करें। US की पोजीशन बिल्कुल इंडिया की तरह है, वो भी यही कह रहे हैं कि अपनी अपनी कंट्रीज़ जो है अपने हिसाब से जो है प्रॉब्लमेटिक और अवॉइडेबल गुड्स को के लिए पॉलिसीज़ अपनी बनाएं, रेगुलेट करें। इंडिया ने कहा है कि हम रेगुलेशन करना चाहते हैं, इसको रिस्ट्रिक्शन बैन नहीं करेंगे, इसकी बजाय एक साइंस बेस्ड क्राइटेरिया से ऐसे प्रोडक्ट्स को या प्लास्टिक्स को आइडेंटिफाई किया जाना चाहिए। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। ये टॉपिक इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो IMF ने रिलीज़ की है लेटेस्ट ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट 2024, जिसमें कि रिस्क बताए जा रहे हैं ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम को, जैसे कि हाई इन्फ्लेशन, राइजिंग लैंडिंग, इंक्रीजिंग साइबर अटैक्स। तो ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट एक सेमी एनुअल रिपोर्ट है इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड की, जो कि स्टेबिलिटी ऑफ ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट्स और इमर्जिंग मार्केट फाइनेंसिंग को जो है वो असेस करती है। साल में 2 बार रिलीज़ की जाती है। करंट मार्केट कंडीशंस के ऊपर ये फोकस रखती है। ठीक है, अब IMF की वरी क्या है अबाउट इन्फ्लेशन, कि जो राइजिंग एंथुजियाज्म है अमंग इन्वेस्टर्स कि वो हाई इन्फ्लेशन जो है वो ख़त्म हो गया है, ये एक प्रीमेच्योर उनकी अजम्पशन है, ऐसा कहा जा रहा है IMF के द्वारा। IMF कह रहा है कि जियोपॉलिटिकल रिस्क जैसे कि जो वेस्ट एशिया और यूक्रेन की वॉर है उससे एग्रीगेट सप्लाई को इफेक्ट होगा, उससे जो है हायर प्राइजेस दोबारा हो सकते हैं। अब इंडिया के लिए इसका क्या मतलब है, अगर तो जो है हायर प्राइजेस हुए, इन्फ्लेशन बढ़ने लगे, तो जो है इंडिया जो है आपको पता होगा कि 2023 में सेकंड लार्जेस्ट रिसिपिएंट ऑफ फॉरेन कैपिटल रहा है US के बाद इंडिया। तो लेकिन अगर वेस्टर्न सेंट्रल बैंक्स ने अपने कंट्रीज़ में इन्फ्लेशन को डील करने के लिए इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए, तो जो इन्वेस्टर्स हैं फिर उनको वो इमर्जिंग मार्केट्स जैसे कि इंडिया से पैसा निकाल कर अपनी ही कंट्री या US में जो है इन्वेस्ट करना शुरू कर देंगे या वेस्ट में इन्वेस्ट करना शुरू कर देंगे। उससे इंडियन रुपी और ज़्यादा डेप्रिशिएट होने शुरू हो जाएगा। तो ये सिवियर आउटफ्लो ऑफ कैपिटल जो है उससे डेप्रिसिएशन ऑफ रुपी जो है वो फर्दर होती जाएगी। ठीक है, अब एक प्राइवेट क्रेडिट मार्केट का भी खतरा IMF ने बताया है, मतलब अनरेगुलेटेड प्राइवेट क्रेडिट मार्केट जो हमारे जो ऑफिशियल क्रेडिट मार्केट से जो अलग चल रही है, जिसमें कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो है कॉर्पोरेट बोरोअर्स को लैंडिंग दे रहे हैं, वो एक ग्रोइंग कंसर्न है, क्योंकि उनके पास जो है वो इतनी फाइनेंशियली साउंड नहीं होते हैं ये प्राइवेट क्रेडिट मार्केट, और जो बोरो भी कर रहे हैं उनके पास इतनी अर्निंग नहीं है कि वो अपनी इंटरेस्ट कॉस्ट तक को भी बेयर कर सके, फॉरगेट प्रिंसिपल अमाउंट पे करना। इंडिया में भी ये स्मॉल प्राइवेट क्रेडिट मार्केट इमर्ज हो चुकी है अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स के नाम पर, जो कि हाई रिस्क बोरोअर्स को पैसा देते हैं, डिस्ट्रेस्ड एसेट्स में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, और इन्वेस्टमेंट जो है वो लगभग ट्रिपल हो चुकी हैं पिछले कुछ सालों में, ये देखा गया है। और फाइनेंशियल रेगुलेटर्स RBI और SEBI दोनों ही जो है इस ट्रेंड को नोटिस कर रहे हैं और इसके ऊपर स्क्रूटनी कर रहे हैं। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं UV कोल एस। ये टॉपिक सोशल इश्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। तो WHO ने एक प्री क्वालिफाइड न्यू ओरल वैक्सीन कॉलरा के लिए जो है प्री क्वालिफाई कर दिया एक्चुअली, UV कोल एस नाम से। तो ये एक इनएक्टिवेटेड ओरल वैक्सीन है, थर्ड प्रोडक्ट है ये कॉलरा वैक्सीन्स में। इससे पहले UV कॉल और UV कॉल प्लस भी आ चुकी हैं ऑलरेडी। तो ये जो ओरल वैक्सीन है ये सिंप्लीफाइड फॉर्मुलेशन है UV कॉल प्लस की। ठीक है, कॉलरा क्या होता है,
एक्यूट डायरियल डिसीज़ जो कि बैक्टीरिया से होती है, ग्लोबल थ्रेट है ये पब्लिक हेल्थ के लिए। एक विरुलेंट डिसीज़ है जिसमें एक्यूट वाटरी डायरिया होता है और ये बहुत तेज़ी से फैलती है इनएडिक्वेट सीवेज और ड्रिंकिंग वाटर ट्रीटमेंट के एरियाज़ में। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं सॉइल एसिडिफिकेशन, एनवायरनमेंट के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो एक रिपोर्ट आई है जिसमें कहा गया है कि 30% कल्टिवेबल लैंड जो इंडिया में है वो एसिडिक सॉइल कैरी कर रहा है, जिसकी वजह से प्लांट ग्रोथ इम्पैक्ट हो रही है। सॉइल एसिडिफिकेशन क्या होता है? जब एक प्रोसेस है जिसमें कि सॉइल की पीएच डिक्रीज होती रहती है ओवर टाइम। खासकर ये एसिडिक सॉइल्स देखी गई हैं ह्यूमिड साउथ वेस्टर्न, नॉर्थ ईस्टर्न और हिमालयन रीजन में। तो क्या कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स हैं? अमोनियम बेस्ड नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स जो है वो हाई लेवल्स जब डाले जा रहे हैं, नेचुरली एसिडिक सॉइल्स बना रही हैं वो। नाइट्रोजन जो है वो लीच हो जाता है अमोनियम वेस्ट फर्टिलाइजर्स से। फिर प्लांट मटेरियल जो है जब वो हार्वेस्ट कर लिया जाता है, जो कि अदरवाइज एल्कलाइन होता है प्लांट मटेरियल, तो जब वो भी आप हार्वेस्ट कर लेते हो तो जो सॉइल है वो और ज़्यादा जो है वो एसिडिक होने लग जाती है। इसका इम्पैक्ट क्या होगा? सॉइल इन ऑर्गेनिक कार्बन जो है वो डिप्लीट होने लगेगा, उसकी वजह से क्रॉप ग्रोथ और प्रोडक्टिविटी जो है वो अफेक्ट होगी। अब सॉइल इनऑर्गेनिक कार्बन क्या है? जो कि आपके ओर्स और मिनरल्स में फाउंड होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं लॉन्जेविटी इंडिया इनिशिएटिव, सोशल इश्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ने लॉन्जेविटी इंडिया इनिशिएटिव लॉन्च किया है, जो कि प्रोजेक्ट है जो फोकस रखेगा हेल्थ स्पैन और एजिंग रिलेटेड चैलेंजेस को टैकल करने के लिए ह्यूमंस में। तो इससे अंडरस्टैंडिंग ऑफ एजिंग जो है वो एनहेंस होगी, इससे इम्प्रूवमेंट ऑफ क्वालिटी ऑफ लाइफ आएगी, ठीक है। तो एडवांस रिसर्च जो है उसको लीवरेज करते हुए इंटरवेंशंस डेवलप की जाएंगी, जिससे कि एज रिलेटेड डिसीज़ को मोर इफेक्टिवली मैनेज किया जा सकेगा। इंडिया की एल्डरली पॉपुलेशन ऑलरेडी 347 मिलियन हो जाएगी 2050 तक, तो इसलिए ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं वर्ल्ड क्राफ्ट्स काउंसिल इंटरनेशनल। ये टॉपिक आपके आर्ट एंड कल्चर के लिए इंपॉर्टेंट है। तो वर्ल्ड क्राफ्ट्स काउंसिल इंटरनेशनल ने श्रीनगर को वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी प्रोजेक्ट में जो है वो इंडिया से नॉमिनेट किया है। सो वर्ल्ड क्राफ्ट्स काउंसिल इंटरनेशनल है क्या? एक कुवैत बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स अक्रॉस द ग्लोब को रिकॉग्नाइज और प्रिजर्व करना चाहती है, और इसको यूनेस्को के साथ कंसल्टेटिव स्टेटस भी मिला हुआ है। तो इसका ऑब्जेक्टिव ये रहता है कि जो है क्राफ्ट्स को कल्चरल और इकोनॉमिक लाइफ में स्ट्रेंथन किया जा सके। तो ये फेलोशिप वगैरह देते हैं क्राफ्ट्स पर्सनस को, ठीक है। तो वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी प्रोग्राम जो है इन्हीं द्वारा लॉन्च किया गया 2014 का एक प्रोजेक्ट है, जिसमें कि डायनामिक नेटवर्क ऑफ क्राफ्ट सिटीज़ अक्रॉस द ग्लोब मैप की जाती हैं, और उन जो वैल्यूएबल कॉन्ट्रीब्यूशंस की जा रही हैं वहाँ पर लोकल एंटिटीज़ द्वारा उसको जो है एक्नॉलेज किया जाता है। इस इनिशिएटिव के अंडर ऑलरेडी जयपुर, ममल्लापुरम और मैसूर जो है वो क्राफ्ट सिटीज़ फ्रॉम इंडिया ऑलरेडी नॉमिनेटेड हैं, ठीक है। तो कश्मीर क्राफ्ट जो है वो मोस्टली सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ द्वारा इन्फ्लुएंस्ड है, और उसको भी जो है वो इस लिस्ट में अब डाला जा रहा है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं इथिलीन ऑक्साइड, एनवायरनमेंट और साइंस एंड टेक दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो सेंटर फॉर फूड सेफ्टी हांगकांग ने जो है एवरेस्ट फिश करी मसाला को जो है वो रिकॉल कर लिया है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि इसके अंदर पेस्टिसाइड की प्रेजेंस है, इथिलाइन ऑक्साइड, जो कि परमिसिबल लिमिट से ज़्यादा है। तो इथिलाइन ऑक्साइड एक फ्लेमेबल गैस है जिसका स्वीट ऑर्डर होता है, ईजिली डिज़ोल्व हो जाती है वाटर में। मैन मेड केमिकल है, इसको जनरली इथिलाइन ग्लाइकोल बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। इसका स्मॉल अमाउंट लेस देन 1% जो है वो इंसेक्ट्स को कंट्रोल करने के लिए यूज़ किया जाता है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के स्टोरेज में, और बहुत ही स्मॉल अमाउंट जो है हॉस्पिटल्स में भी मेडिकल इक्विपमेंट और सप्लाइज़ को स्टेरिलाइज करने के लिए यूज़ किया जाता है। अगर ये ऑफकोर्स ह्यूमन इससे जो है एक्सपोज हो जाते हैं तो उनके सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ऊपर जो है वो इम्पैक्ट आता है, जिससे कि डिप्रेशन, इरिटेशन ऑफ आइज़, म्यूकस मेम्ब्रेन्स हो सकता है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं नगोर्नो काराबाख कॉन्फ्लिक्ट। ये टॉपिक इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो रशियन पीस कीपर्स जो है वो नगोर्नो काराबाख रीजन से जो है विड्रॉ करने शुरू हो चुके हैं, क्योंकि अज़रबाईजान जो है रिकैप्चर कर चुका है इस डिस्प्यूटेड टेरिटरी को आर्मेनिया से। तो नगोर्नो काराबाख रीजन क्या है? एक लैंडलॉक्ड माउंटेनियस एरिया है साउथ कॉकेसस में। इसको जो है अज़रबाईजान और आर्मेनिया दोनों ने ही आफ्टर द फॉल ऑफ रशियन एम्पायर इन 1917 क्लेम किया है। इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड है ये एज पार्ट ऑफ ऑयल रिच अज़रबाईजान, लेकिन इसके जो इनहेबिटेंट्स हैं वो आर्मेनियंस हैं, ठीक है, और उनकी अपनी खुद की गवर्नमेंट है, ठीक है, और ये क्लोज लिंक्स इंजॉय करते हैं आर्मेनिया के साथ, लेकिन आर्मेनिया ने इसको एक सेपरेट पार्ट नहीं रिकॉग्नाइज़ किया है अभी तक,
ठीक है, ना ही और यूएन के किसी मेंबर स्टेट ने किया है। आर्मेनियंस जो है वो क्रिश्चियंस हैं, अज़रबाईजानीज़ जो है मोस्टली मुस्लिम्स हैं। अगर हम हिस्ट्री देखें इसकी, तो ये एनक्लेव जो है ये पर्शियंस, टर्क्स, रशियंस, ओटोमन्स और सोवियत सबके पास रहा है कभी ना कभी। जो है अज़रबाईजान से बोल्शेविक्स ने इसको जो है वो कंट्रोल कर लिया था 1917 में। आर्मीनिया ने उस टाइम पे एग्री भी किया था बोल्शेविक कंट्रोल के लिए, और उसकी वजह से जो है सोवियताइजेशन हो गई थी इस पूरे कॉकेशस रीजन की। जब सोवियत यूनियन क्रम्बल हुआ तो पहली नगोर्नो काराबाख वॉर हुई, जिसमें कि आर्मेनियंस और अज़रबाईजान के बीच में ये वॉर हुई। अज़रबाईजान जो है वो बहुत सारी टेरिटरी लूज़ कर गया, आर्मेनियंस जो है वो मोस्ट ऑफ द काराबाख को जो है कंट्रोल करने शुरू हो कर चुके थे उस टाइम पर। लेकिन 2020 में जो वॉर हुई उसमें अज़रबाईजान ने एक मिलिट्री ऑपरेशन किया बैक्ड बाय टर्की, और उनकी विक्ट्री हुई 44 डेज़ की वॉर के बाद, ठीक है, और उनके बाद जो है वो काराबाख रीजन उनके पास आ गया। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं आधारशिला। ये टॉपिक गवर्नेंस, सोशल इश्यूज दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने नेशनल करिकुलम फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन 2024 जो है वो लॉन्च किया है, जिसका नाम रखा गया है आधारशिला। तो ये एक डिटेल्ड 48 वीक का करिकुलम है जो कि 3 से 6 ईयर ओल्ड के आंगनवाड़ी स्टूडेंट्स के लिए जो है बच्चों के लिए बनाया गया है। इंटरनल कमेटी जो एक बनाई गई थी वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट द्वारा, उसमें कई तरह के रिप्रेजेंटेटिव्स थे, उन्होंने इसको फाइनलाइज़ किया है। तो एक वीकली बेस्ड प्ले कैलेंडर इसमें दिया जाएगा 4 वीक्स का, जिसमें जो है बाकी के 36 हफ्ते जो होंगे उसमें एक्सप्लोरिंग, फ्री प्ले, कन्वर्सेशन, क्रिएशन, अप्रिसिएशन जो है बच्चों के साथ की जाएगी। चिल्ड्रन जो है वो कलर्स, शेप्स और नंबर्स के बारे में लर्न करेंगे, और एक्टिविटीज़ और टाइम टेबल जो है वो एज वाइज सेग्रेगेट की गई है। और इसमें जो है हेल्प होगा इस करिकुलम का बेसिस पर ही जो है कि वो बच्चे जो है वो आगे ग्रेड 1 में जा सकें। एक स्पेशल फोकस रखा गया है दिव्यांग चिल्ड्रन के लिए भी हर एक्टिविटी में। और ये जो एक फ्रेमवर्क है ये 3 से 6 ईयर्स के बच्चों के लिए ये एक बेस की तरह सर्व करेगा स्टेट्स को कि वो अपने कल्चर के हिसाब से करिकुलम भी बना सकें, ठीक है। सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश। So the first topic is insurance sector in India. This topic is important for your governance and economy section. So IRDAI has now removed the age limit for purchasing health insurance policies. So otherwise only individuals up to 65 years of age were eligible for insurance. Now this latest move will bring the extended health benefits to the elderly, which were in the most need of healthcare. Okay, so IRDA has now asked health insurance providers that they can develop specialized policies for senior citizens, and they can also develop tailored products to meet specific age related requirements also. Okay, so if we look at the insurance sector in India, India is the 5th largest life insurance market in the world's emerging insurance markets, growing at a rate of 32 to 34% each year. So we have about 57 insurance companies in the country. Among the life insurers, Life Insurance Corporation is the sole public sector company. There are 6 public sector insurance also in the non-life insurance segment. IRDAI is the regulator which regulates the insurance sector in India. And if we look at the challenges of insurance sector in India, then we have still low penetration of insurance, which is at about 4% only. Limited access to insurance products and services in rural and remote areas. Stringent regulatory requirements become a barrier for innovation and growth in this sector. Issues are related to fraud and mis-selling of insurance products, so this erodes consumer trust. New technologies and digital platforms are being adopted, but it becomes a challenge for traditional insurance companies. So sometimes the underwriters misprice the risks, which impacts the profitability of the company. So entry of new players means more competition in this sector. Rising healthcare costs is becoming a problem for the profitability of the insurance companies. There are certain microeconomic factors also, like economic downturns, inflation, fluctuation in interest rates, which can impact investment returns and profitability of insurance companies. Developing customized and innovative insurance products also for the diverse needs of consumers is also a continuous challenge for the insurers. So in India, insurance sector has received about 54,000 crores of FDI in the last 9 years. Government has also increased the permissible FDI limit in insurance sector to 74% in 2021.
So the next topic is how to deal with plastic pollution. This topic is important for your environment section. So ahead of week-long negotiations in Toronto uh, regarding the elimination of plastic pollution, India has said that they are in favor of regulating and not outright elimination of single-use plastic. So in 2022, we know that plastic waste management rules were notified, which banned 19 categories of single-use plastics, and these rules define disposable goods which are made with plastic but are generally use and throw after a single use, and they include plastic cups, spoons, earbuds, decorative thermocol, wrapping or packaging film, plastic cutlery. It, however, does not include plastic bottles. The rationale behind banning certain kinds of plastic and leaving others uh, is because of an expert committee on single-use plastics, which was constituted by the Department of Chemicals and Petrochemicals. So they have scored different plastic goods on the basis of their utility and environmental impact. The current ban only addresses about 11% of single-use plastic in India, and these single-use plastic items ban are also not uniformly enforced nationally. We have seen that it is available uh, in our own vicinity also. So, what are the global efforts to eliminate plastic pollution? We all know that 99% of plastics are made from polymers derived from non renewable hydrocarbons. Plastic production has doubled in the last 20 years, and it contributes about 3.4% of the total greenhouse gas emissions globally. UN Environment Assembly passed a resolution to end plastic pollution in 2022. Intergovernmental negotiating committee was set up and tasked to develop a legally binding instrument. But since then, three rounds of extensive deliberations have happened, and thus the fourth round is about to kick off in Canada soon. World seems nowhere to reach an agreement on how to deal with this plastic waste menace. So, what is the agenda of Toronto meeting? So, there are many other issues apart from dealing with the single-use plastic, but the production of polymers is also one of them. So, the aim of negotiating countries is to remove these products from the market, reduce production through alternative practices, and redesign plastic problematic items to meet criteria for sustainable and safe product design. So almost all the oil, gas, and plastic producing countries are not keen to reduce production of primary or virgin plastics. So, in fact, a handful of them are making this treaty all about management of plastic waste. Some member states are, in fact, weakening the provisions of this draft. For example, EU has said that all countries should restrict the making and selling of these categories of plastic. US has a position which is closer to India, that each country should have its own problematic and avoidable goods list, and they should regulate it on their own. India has said that we are in favor of regulating it, not banning it, and we have India has said that we are agreed for a science-based criteria to identify such plastics. So the next topic is Global Financial Stability Report. This topic is important for your economy section. So IMF has released the latest Global Financial Stability Report 2024, and it has warned about the risks to global financial systems from high inflation, rising lending in the unregulated credit market, and increasing cyber attacks on financial institutions. So this report is a semi-annual report by IMF, and it assesses the stability of global financial markets and emerging market financing. So it is released twice per year in April and October. It focuses on current market conditions. Okay, so what is the IMF's worry about inflation? So IMF has flagged rising enthusiasm among investors that the fight against high inflation over the last few years has almost come to an end. IMF says that this enthusiasm is quite premature because geopolitical risks are still looming in the world, and it could affect um, and these could affect aggregate supply, and it could lead to inflation also. So what does it mean for India? So the fund flows into emerging markets have been strong till now due to optimism over central banks easing interest rates. In fact, India was the second largest recipient of foreign capital after the US in 2023. But things could change quickly if the Western central banks start increasing interest rates, which could cause investors to pull out money from emerging markets like India. Indian rupee would further depreciate if this happens. Okay, so what about the risks regarding private credit market? So IMF has noted that there is a growing unregulated private credit market risk in which non-banking financial institutions are lending to corporate borrowers, and IMF is worried that these borrowers in the private credit market are not financially sound, and they do not even have current earnings that exceed the
interest cost. So India has also seen a small private credit market in the form of alternative investment funds. These funds lend money to high risk borrowers. They also invest in distressed assets. SEBI has also noted that investments made through these funds have tripled in the last few years, and both RBI and SEBI have been noticing this trend and trying to increase scrutiny over these funds. So the next topic is UV coal S. This topic is important for your social issues. World Health Organization has pre-qualified a new oral vaccine for cholera called UV coal S. So this is the inactivate oral vaccine to treat cholera. It is the third product of the same family of vaccines which are there for cholera in WHO pre-qualification list. So it is a simplified formulation of the oral cholera vaccine UV-Col Plus. So other inactivated oral cholera vaccines are UV-Col and UV-Col Plus. So what is cholera? Cholera is an acute diarrheal disease which is caused by the bacterium Vibrio cholerae, and it remains a global threat to public health. It's a virulent disease and it can cause severe acute watery diarrhea. It can spread rapidly in areas where there is inadequate sewage and drinking water treatment. So the next topic is soil acidification. This topic is important for our environment section. So recently a report has highlighted that over 30% of cultivable land in India is said to carry acidic soil, which is impacting plant growth. So soil acidification is a process where the soil pH decreases over time, and acidic soils in India are widespread in the humid southwestern, northeastern and Himalayan regions. So some of the contributing factors to soil acidification include application of high levels of ammonium based nitrogen fertilizers, leaching of nitrate nitrogen, harvesting of plant materials, and acidification also creates an environment which is ripe for depletion of soil inorganic carbon. Acidic soils also affect crop growth and productivity. So inorganic carbon is found in ores and minerals as opposed to organic carbon. So the next topic is Longevity India Initiative. This topic is important for your social issues. So recently the Indian Institute of Science has launched the Longevity India Initiative, which is a project focused on efforts to extend human health span and tackle aging related challenges. It seeks to enhance the understanding of aging and to develop solutions which can improve quality of life. So it will leverage advanced research to develop interventions that can help manage age-related diseases more effectively. So India's elderly population is projected to surge to 347 million by 2050. That's why this initiative is important for us. So the next topic is World Crafts Council International. This topic is important for your art and culture section. So World Crafts Council International has picked Srinagar for mapping its craft clusters before the final nomination as the World Craft City from India this year. So World Crafts Council International is a Kuwait-based organization working on recognition and preservation of traditional crafts across the globe. So it is affiliated with UNESCO under consultative status for many years, and it aims to strengthen the status of crafts in cultural and economic life by promoting fellowship among craftspersons. So what is this World Craft City program? So it was launched in 2014 by World Crafts Council, and it's a dynamic network of craft cities across the globe, and it responds to increasing the acknowledgement of the valuable contributions made by local entities to the multifaceted dimensions of development. Under this initiative, Jaipur, Mamallapuram and Mysore have already been added as craft cities from India. If we look at Kashmir craft, then it is mostly influenced by the Central Asian countries. Okay. So the next topic is ethylene oxide. This topic is important for your science and tech section and your environment section. So Center for Food Safety in Hong Kong has recalled Everest fish curry masala from India, alleging the presence of pesticide called ethylene oxide at levels exceeding permissible limit. So ethylene oxide is a flammable gas with a somewhat sweet odor, and it dissolves easily in water. It's a man-made chemical which is used primarily to make ethylene glycol. A small amount is used to control insects in some stored agricultural products, and a very small amount is also used in hospitals to sterilize medical equipment and supplies. Once humans are exposed to it, then it impacts human central nervous system, causing depression, irritation of eyes, mucous membranes. Chronic exposure can also lead to irritation of eyes, skin, nose, throat, lungs, and it can damage brain and nervous system.
So the next topic is Nagorno-Karabakh conflict. This topic is important for your international relations. So Russian peacekeepers have begun withdrawing from Nagorno-Karabakh region following Azerbaijan's recapture of the disputed territory from Armenian separatists last year. So Nagorno-Karabakh region is a landlocked mountainous area in the South Caucasus region. It was claimed by both Azerbaijan and Armenia after the fall of the Russian Empire in 1917, and it has remained a point of tension ever since then. So it is internationally recognized as part of the oil-rich Azerbaijan, but still its inhabitants are predominantly ethnic Armenians, and they have their own government, and they enjoy close links to the Armenian government. So Armenians are Christians, Azerbaijanis are mostly Muslims. So if we look at the history, then this enclave has been under the sway of Persians, Turks, Russians, Ottomans, and Soviets. Bolsheviks took the control of over Azerbaijan in 1917. Armenia agreed to Bolshevik control, and this led to Sovietization of the whole of Caucasus. And as the Soviet Union crumbled, first Nagorno-Karabakh war erupted between Armenians and Azerbaijani neighbors. Azerbaijan lost a chunk of its territory, and Armenians left in control of most of the Karabakh. And in 2020, Azerbaijan began a military operation against Armenian defenses, which was called the Second Nagorno-Karabakh War. And Azerbaijan, backed by Turkey, won a resounding victory in just 44 days, taking back parts of Karabakh. Okay. So the next topic is Adharshila. This topic is important for your governance section. So Ministry of Women and Child Development has recently released the National Curriculum for Early Childhood Care and Education, which has been titled as Adharshila. So Adharshila is a detailed 48-week curriculum meant for learning in the age group of 3 to 6 year olds in Anganwadis. It has been finalized by an internal committee which was comprised of representatives from various ministries led by Ministry of Women and Child Development. So this curriculum includes a weekly based play calendar. The next 36 weeks are spent exploring with this curriculum includes a weekly based play calendar with 4 weeks of initiation, and the next 6 weeks are spent exploring free play, conversation creation, and appreciation. The children will learn about colors, shapes, and numbers, and using the senses, body parts, family, friends, etc. The activities and timetables are segregated age-wise as per the requirement of the age appropriate specifications. So this will help a child to easily transition into grade 1. A special focus has also been given for screening, inclusion, and referrals of Divyang children in every activity. This national framework for 3 to 6 years will serve as a base for states to develop their own culturally appropriate curriculum, and it is seen as a solution to tackle later school challenges of children. Okay. So these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.